बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका पसंदीदा मौजू है, आप सबका पसंदीदा मौजू है और मौजू है बेल। बेल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका पाकिस्तान के रहने वाले ख़ुसूसन वो लोग जिनका कचहरी से थोड़ा सा भी कोर्ट से वास्ता है, उन्हें इस लफ्ज़ से बखूबी आगाही होती है। लेकिन जब इस लफ्ज़ को जब देखा गया तो डिक्शनरी में इस लफ्ज़ के जो मीनिंग्स हैं बेसिकली वो आ रहे हैं। ये लफ्ज़ बेलर से निकला है, बेलर से, और बेलर का मतलब होता है टू डिलीवर। अब इंग्लिश कॉमन लॉ में इसका मतलब निकलता है कि फ्रीइंग और सेटिंग एट लिबर्टी। ठीक है, किसको? अरेस्टेड पर्सन को या इम्प्रिजन्ड पर्सन को। कोई शख्स जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया हो या वो जेल में मौजूद हो, उसको किसी एक्ट के जरिए यानी बेल के जरिए उसको फ्री करना और उसको सेट एट लिबर्टी करना, ये इंग्लिश कॉमन लॉ में इसका मतलब निकलता है। ठीक है, तो बेल का जो उर्दू मतलब निकलता है, उर्दू में हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जमानत। ठीक है जी, तो बेल का मतलब आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं बेल है क्या और जो है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोर्ट्स में किन जुराइम के हवाले से किस तरह जो है हम इसे इस्तेमाल करके लोगों को सेट एट लिबर्टी पर लाते हैं, उनको अरेस्ट से छुड़ाते हैं, उनको जेल की कैद से छुड़ाते हैं। तो ये जनाब बेल का यही मकसद है कि वो लोग जो पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं या जिन्हें पुलिस पकड़ना चाह रही है या वो जेल में मौजूद हैं, ठीक है, उन्हें बेल एप्लीकेशन के जरिए, उन्हें इस एक्ट के जरिए उनको फ्री करवाना, उनको आज़ादी दिलवाना, ये बेल कहलाता है। तो पाकिस्तान में जब हम बेल की तरफ चलते हैं तो इसको कैटेगराइज कर लेते हैं ऑफेंसेस के हवाले से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेल एबल ऑफेंसेस। बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस यानी वो ऑफेंसेस जिनको बेलेबल डिक्लेयर किया गया है, उनके अंदर जमानत जो है वो हासिल करना। तो ऐसे जुराइम आमतौर पर वो हैं जिनकी पनिशमेंट जो है वो लेस देन 3 years है। आमतौर पर वो तमाम जुराइम पीपीसी के, पाकिस्तान पीनल कोड के, जिनकी सजा 3 साल से कम है, उनको बेलेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। अब कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जिनकी सजा 3 साल से जायद है लेकिन फिर भी वो बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 420 का ऑफेंस जो है उसे भी वो भी बेलेबल ऑफेंस है। इसके अलावा 13, 20, 65 जो नाजायज असला का ऑफेंस था वो भी बेलेबल ऑफेंस था। इस तरह बहुत से ऐसे जुराइम जो हैं जिनकी सजा, कुछ जुराइम, बहुत से नहीं, कुछ जुराइम ऐसे हैं जिनकी सजा आल्दो वो 3 साल से जायद है लेकिन वो बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। रूटीन में जनाब वो ऑफेंसेस जिनकी सजा 3 साल से कम है, 3 साल नहीं, 3 साल से कम है, वो बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। अब जो ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं और इस शेड्यूल के तहत आते हैं, उनमें बेल जो है वो एज ए राइट है, एज ए राइट है। जिस शख्स के ऊपर जो है 420 का पर्चा होगा या 13, 20, 65 का पर्चा होगा या किसी ऐसे जुर्म का पर्चा होगा जो बेलेबल है, तो वो उसमें बेल को एज ए राइट क्लेम कर सकता है और मैजिस्ट्रेट के पास जो है उसको कोई पावर नहीं है कि उस बेल को वो खारिज कर सके। तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, ये बेल 496 के तहत आती है। जो लैंग्वेज इससे इस्तेमाल हुई उसमें शेल का लफ्ज है कि शेल उसको फ्री करेगा। बेल एप्लीकेशन पर भी कर सकता है और बेल के बगैर, बेल एप्लीकेशन के बगैर भी कर सकता है। अभी चूंकि हम डिस्कस करते हैं सिर्फ उन ऑफेंसेस को जिनकी शक्ल में बेल जो है वो ग्रांट होती है मुख्तलिफ तरीके से। एक तो ऑफेंसेस आगे जो कहलाते हैं बेलेबल। अब दूसरे ऑफेंसेस आगे जनाब वो आगे नॉन बेलेबल। जैसा कि इसके नाम से ही जारी ये वाज़ेह है कि ऐसे ऑफेंसेस जो बेलेबल नहीं है। ऐसे ऑफेंसेस में वो तमाम ऑफेंसेस हैं जिनकी सज़ा जो है वो 3 साल है या 3 साल से ज़ायद वो डेथ तक मौजूद है। वो तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहलाएंगे। अब इससे जब हम आगे चलते हैं तो आगे जनाब एक टर्म आती है प्रोहिबिटरी क्लास। एक टर्म आती है प्रोहिबिटरी क्लास। जी, ये सेक्शन 497 की ये टर्म है।
इसका मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर ये तहरीर किया गया है, ये ऑर्डर किया गया है, ये लिखा गया है कि वो ऑफेंसेस जिनकी सजाए मौत हो, उम्र कैद हो, या जिनकी सजा 10 साल से जायद हो, तो वो तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो प्रोहिबिटरी क्लास में आते हैं। तो कानून ये कहता है कि जो ऑफेंसेस प्रोहिबिटरी क्लास में आते हों उनमें बेल जो है वो ग्रांट नहीं की जाएगी जब तक कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं आते जो साबित कर दें कि वक़ुआ जो है वो कमज़ोर है या वो झूठा है या उसके अंदर कोई कमी मौजूद है। ठीक है, तो अभी तक ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें सज़ा जो है वो 3 साल से कम होती है और मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम की जा सकती है। दूसरे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें सज़ा जो है वो 3 साल की या 3 साल से ज़ायद डेथ पेनल्टी तक हो सकती है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आते हैं। और उसके बाद में आ जाती है प्रोहिबिटरी क्लास। इसमें जनाब सज़ा जो है वो सज़ाए मौत नहीं है, उम्र कैद नहीं है, लेकिन 10 साल या 10 साल से ज़ायद जो सज़ा है वो प्रोहिबिशन है उसके अंदर। और वो प्रोहिबिटरी क्लास कहती है कि उन ऑफेंसेस में जिनमें प्रोहिबिशन हो उनमें जो बेल है वो ग्रांट ना की जाए। तो अभी हमने ये देखी कि ऑफेंसेस के हवाले से बेल को हमने टच किया। अब हम जो है काइंड्स ऑफ बेल पर आते हैं जो मैंने उस तरफ लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। जैसे कि मैंने मुख्तसरन अभी डिस्कस किया था कि वो तमाम ऑफेंसेस जिनमें सज़ा 3 साल से कम है और वो ऑफेंसेस जो शेड्यूल के मुताबिक बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं उनमें बेल एज अ राइट आप क्लेम कर सकते हैं और आपको मिलेगी। और जब फर्स्ट टाइम ही जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो वहां पर ही इवन विद आउट बेल एप्लीकेशन भी मजिस्ट्रेट आपसे बेल जो है आपको ग्रांट कर सकता है, बेल बॉन्ड लेकर। अब दूसरे आ जाते हैं जनाब बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो होती है इसमें वो तमाम ऑफेंसेस आ जाते हैं जैसे मैंने डिस्कस किया था जिनमें सजा जो है वो 3 साल और 3 साल से लेकर सजाए मौत तक मौजूद हो। ठीक है, वो तमाम ऑफेंसेस आ जाते हैं। इसकी रेपिटेशन हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जनाब ये ग्रांट की जाएगी 496 में। ठीक है जी। अब ये जनाब आ गया बेल बिफोर अरेस्ट 498। अच्छा, बेल बिफोर अरेस्ट का जो स्टैच्यूट के अंदर इसकी पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर जो कोई स्टैच्यूट जो है वो हमें बेल बिफोर अरेस्ट के हवाले से कोई कानून फराहम नहीं करता। ठीक है जी, हमारे पास जो बेल मौजूद है वो 496 की है या ये 497 की है। ठीक है जी, 498 जो बेल बिफोर अरेस्ट यानी अरेस्ट से पहले ही कोई बेल ग्रांट कर देना, ये पाकिस्तान के कानून में बाकायदा तौर पर ये नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में इसका बाकायदा तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और इसको कुछ थोड़ा बहुत जो कोई कानूनी फेवर फराम होती है बाकायदगी से जिसे हम कुछ वजन दे सकते हैं वो 498 है ज़ाब्ता फौजदारी की 498 जिसके तहत बेल जो है वो ग्रांट की जाती है। अब 498 को जब डिस्कस करते हैं तो इसके हवाले से ये एक जजमेंट है PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट 82। इस जजमेंट में जो कॉन्सेप्ट है प्रियस्ट बेल का इसमें डिस्कस किया गया है। इस जजमेंट के अंदर ये 3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि अगर किसी बंदे को कोई आदमी किसी आदमी के खिलाफ कोई FIR जो दर्ज की जाती है और वो FIR सिर्फ और सिर्फ अल्टीरियर मोटिव्स की बुनियाद के ऊपर दर्ज की जाती है जिसका मकसद किसी को हिरासा करना, किसी को परेशान करना है, किसी को जो है अनड्यू हैरासमेंट उसके लिए पैदा करना है और उसके पीछे उसके दीगर कोई मकासद मौजूद हैं। एक वजह तो ये हो गई। अब दूसरी जो उन्होंने इसकी ग्राउंड फ्राहम की है वो है इररेपरेबल लॉस, इंजरी या लॉस जो है, यानी किसी आदमी को उसकी शोहरत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के हवाले से या पहुंचाने की खातिर कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है जी, कोई आदमी ये कहता है कि मेरी शोहरत को, मेरे कारोबार को, मेरी ज़ात को नुकसान पहुंचाने के लिए ये FIR मेरे खिलाफ दर्ज की गई है, तो उस ग्राउंड के ऊपर ये बेल जो है ग्रांट की जाएगी। अब जो तीसरी इसमें जो चीज़ आ जाती है वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, यानी मेरे खिलाफ जो पर्चा ये दर्ज हुआ है मुल्जिम ये मौक़िफ़ लेगा
कि जो पर्चा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत या पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से दर्ज हुआ है, अदरवाइज ये जो क्राइम मेरे ऊपर एलेज किया गया है इसकी कोई जो है ये सच्चाई इसमें नहीं है। तो ये 3 ग्राउंड्स जो है उनको डिस्कस किया है पीएलडी 1983, सुप्रीम कोर्ट 82 में। तो इसमें डिस्कस किया गया कि अल्टीरियर मोटिव्स हो और इररेपरेबल इंजरी हो और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हो। अब जब भी हम प्रियस्ट बेल फाइल करेंगे तो वहां पर हमने ये 3 ग्राउंड लाजमन लिखनी है। इसके अलावा जो दीगर ग्राउंड्स हम शामिल कर सकते हैं अपने केस के मुताबिक, मैलाफाइड इंटेंशन हो सकती है और दीगर ग्राउंड्स हो सकती हैं। लेकिन प्रियस्ट बेल के लिए मैंने अक्सर देखा है कि हमारे बहुत सारे दोस्तों की बेल एप्लीकेशन जो अदालतों में चल रही होती हैं उनके अंदर इन ग्राउंड्स का ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि जो प्रियस्ट बेल है उसकी बेसिक और कंपलसरी जो ग्राउंड्स है वो ये है। 1997 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसका हवाला अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली इस बुनियाद के ऊपर प्रियस्ट बेल को खारिज कर दिया था कि बेल एप्लीकेशन के अंदर जो बेसिक रिक्वायर्ड ग्राउंड्स हैं कंपलसरी प्रियस्ट बेल की वो मौजूद ही नहीं थी, लिहाजा उसको जो है उसमें खारिज कर दिया गया था। तो अभी हमने डिस्कस किया है प्रियस्ट बेल को, ठीक है जी। जब हम प्रियस्ट बेल को डिस्कस कर रहे हैं 498 को, तो हमें चाहिए कि हम जो है यहाँ पर प्रोटेक्टिव बेल जो है इसको भी हम इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था कि प्रियस्ट बेल के हवाले से पाकिस्तान के कानून में बाकायदा तौर पर कोई सेक्शन अवेलेबल नहीं है। जिस तरह बेलेबल ऑफेंसेस के लिए 496 सीआरपीसी है और नॉन बेलेबल के लिए 497 पीआर जो आफ्टर अरेस्ट के लिए वो मौजूद है 497 सीआरपीसी। इस तरह बाकायदा तौर पर प्रियस्ट बेल के लिए कोई सेक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ सहारा हमें जो मिल सकता है वो 498 का मिल सकता है, ठीक है जी। तो पाकिस्तान में और सब कंटिनेंट में चूंकि बाकायदा तौर पर प्रियस्ट बेल का जो है इस्तेमाल हो रहा है और इसमें जनाब ये ग्राउंड्स इसमें यही ली जा रही है कि बेसिकली जो डिफरेंस है इन बिटवीन पोस्ट अरेस्ट और जो प्रियस्ट का डिफरेंस है वो ये है कि जो गिरफ्तारी के बाद की जो जमानत होगी वो केस के मेरिट्स के ऊपर उसका फैसला होता है, ठीक है नहीं, उसमें सारी चीजों को डिस्कस किया जाता है। जबकि प्रियस्ट बेल जो है बेसिकली वो ग्रांट ही इन ग्राउंड्स के ऊपर, दायर ही इन ग्राउंड्स के ऊपर की जाती है। अब जो लेटेस्ट जजमेंट्स आई हैं उनमें जो है प्रियस्ट बेल के अंदर पोस्ट अरेस्ट की ग्राउंड्स को भी डिस्कस करने के हवाले से रेफरेंसेस मौजूद हैं। अब जैसे मैंने कहा कि प्रियस्ट बेल जो है उसका कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के कानून में बाकायदा तौर पर मौजूद नहीं है। इसी तरह एक बेल ग्रांट की जाती है जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव बेल। ये प्रोटेक्टिव बेल जैसे कि इसका नाम से जाहिर है कि अगर पाकिस्तान का कोई शहरी पाकिस्तान के किसी सूबे में मौजूद है, मिसाल के तौर पर वो केपी में मौजूद है या वो सिंध में मौजूद है या पंजाब में मौजूद है या जनाब जो है वो बलूचिस्तान में मौजूद है, मिसाल के तौर पर एक शहरी जो है वो बलूचिस्तान में मौजूद है और यहाँ पंजाब के एक शहर में उसके खिलाफ जनाब जो है कोई संगीन नौयत का मुकदमा दर्ज हो गया। अब अगर वो बलूचिस्तान से यहाँ पंजाब के किसी शहर में जहां पर उस पर मुकदमा हुआ है बेल ग्रांट के लिए आएगा तो यकीनी तौर पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, तो वो आ नहीं सकेगा। तो इस बेल का मकसद जो है ना बेसिकली अगर कोई बंदा किसी दूसरे सूबे में मौजूद है तो वो जैसे केपी में बंदा मौजूद है और पर्चा हो गया यहाँ पर पंजाब में, तो लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाएगी प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से और उसमें अदालत जो है वो प्रोटेक्टिव बेल फ्राहम कर देगी। अब प्रोटेक्टिव बेल जो है वो फ्राहम की जाएगी सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों के लिए कि भाई ये आपको हम प्रोटेक्टिव बेल दे रहे हैं, आप जाएं अपने जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहां पर जाकर बेल एप्लीकेशन फाइल कर लें। तो वो जो प्रोटेक्टिव बेल है वो एक मखसूस चंद दिन के लिए ग्रांट की जाती है। तो अभी हमने डिस्कस किया था बेल बिफोर अरेस्ट को, अब हम डिस्कस करते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट को। अब 497 ये कहती है कि किसी आदमी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया और वो बंदा गिरफ्तार हो गया तो उसको बेल ग्रांट नहीं होगी। अजान हो रही है और सुन लेंगे, उसके बाद में इंशाल्लाह कंटिन्यू करें।
तो बेल पर हमने पहले डिस्कस किया, बेलेबल ऑफेंसेस में बेल, फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल। अब ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर ही हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट अरेस्ट बेल को। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन प्री अरेस्ट बेल एंड पोस्ट अरेस्ट बेल। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अरेस्ट से पहले ही अगर कोई आदमी पुलिस से बचने के लिए अपनी बेल करवा लेता है तो उसे हम कहते हैं बेल बिफोर अरेस्ट, यानी प्री अरेस्ट बेल। ठीक हो गया। इसी तरह जब किसी आदमी की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद में वो बेल सीक करता है, उसे हम कहते हैं आफ्टर अरेस्ट बेल या पोस्ट अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल जो है बेसिकली वो हम सीक करते हैं किन ग्राउंड के ऊपर, उसके लिए स्पेसिफिक ग्राउंड थी, वो मैंने अभी यहां से डिस्पोज ऑफ कर दी है। वो इन ग्राउंड्स के ऊपर सीक की जाती है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जहां पर आपकी शख्सियत को फंसाया गया है अल्टीरियर मोटिव्स के लिए, मेलाफाइड इंटेंशन के लिए या पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बुनियाद के ऊपर आपको हैरास करने के लिए, ठीक है, तो आपको फंसाया गया, तो फिर आप वहां पर वो जहां पर आपको इररेपरेबल लॉस हो रहा हो तो वहां पर आप उसको सीक करते हैं। लेकिन पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो मेरिट्स की बुनियाद के ऊपर सीक की जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन प्री अरेस्ट बेल एंड पोस्ट अरेस्ट बेल। अब हम बात करेंगे पोस्ट अरेस्ट बेल के ऊपर। तो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है, जुर्म जो है उसकी सजा 3 साल हो या डेथ पेनल्टी हो, उसके लिए जो रेलिवेंट सेक्शन है वो 497 है। ठीक है जी। 497 का जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसका जो सबसेक्शन 1 है 497 का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस हवाले से ये कहता है कि बेल जो है वो नहीं मंजूर की जाएगी, लेकिन उस शक्ल में ही मंजूर की जाएगी जब जो जुर्म है वो डेथ पेनल्टी से कम हो, लाइफ से कम हो और 10 साल से कम हो। ठीक है जी। यानी ये एक प्रोहिबिटरी क्लाज है जो ये कहती है कि अगर जुर्म जो है वो उसकी सजा 10 साल से कम है तो फिर बेल ग्रांट की जा सकती है, वरना बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। अब फर्दर इसमें कहते हैं कि ठीक है, ये तो ठीक है कि ये सजाएं हो तो बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि अगर इसमें मुल्जिम की उम्र जो है वो 16 ईयर्स या उससे कम हो तो फिर भी बेल ग्रांट की जाएगी। अगर कोई सिख बूढ़ा कमजोर आदमी है तो भी बेल ग्रांट कर दी जाएगी, और अगर जो है बेल अप्लाई करने वाले जो है वो कोई खातून है तो भी पोस्ट अरेस्ट जो बेल है वो ग्रांट कर दी जाएगी। अब इसमें जनाब जो आगे इसमें तहरीर है बड़ा लाजमी है कि बेल अदालत ग्रांट तो कर देगी, है तो उसकी डिस्क्रिशन, लेकिन तब तक वो ग्रांट नहीं कर सकती जब तक वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कंप्लेनेंट को यानी मुद्दई को वो नोटिस नहीं करेगी, और नोटिस करने के बाद उसे सुनेगी नहीं या उसको अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए फराहम नहीं करेगी। तो ये तो हमने इसकी पहली क्लास को पढ़ लिया। अब दूसरी जो क्लास है इसकी वो बहुत अहम है। दूसरी क्लास है जनाब रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट के मुल्जिम जो है उसने ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, तो बेल ग्रांट नहीं होगी, चाहे जुर्म जो है उसकी सजा यानी बेलेबल है फिर तो हो जाएगी। जैसे ही वो नॉन बेलेबल में आ जाता है उसकी सजा 3 साल है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, लाइफ है या डेथ पेनल्टी है। किसी शक्ल में भी अगर रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं ये बिलीव करने के लिए कि उसने जनाब वो ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, तो फिर उसको बेल जो है वो ग्रांट नहीं की जाएगी। लेकिन इसी पैराग्राफ के अंदर आगे जनाब ये सेंटेंस आ गया है कि जहां पर सफिशिएंट ग्राउंड्स मौजूद हों कि उस पर बिलीव तो किया जा सकता है कि उस आदमी ने ये काम किया है, लेकिन उसके बिलीव करने के अंदर कोई चीजें ऐसी आ जाती हैं, ठीक है, उसके ऊपर शक पैदा कर देती हैं। अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो बिलीव को मजबूत रहने नहीं देती बल्कि कमजोर कर देती है, तो फिर शक पैदा हो जाता है। तो उस शक्ल में क्या चीज लाजम हो जाती है? लाजम हो जाती है जनाब उस मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर एक एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में एक मखसूस एलिगेशन लगा दिया गया एक आदमी के ऊपर कि जनाब इस आदमी ने फला फला की मौजूदगी में इस घर के अंदर से डकैती कर कर फला फला चीज जो है वो चोरी कर ली, कि 5 तारीख को रात के वक्त घर में दाखिल होकर इस आदमी ने इन लोगों के सामने डकैती की है। ठीक है जी। अब गवाहान क्या कहते हैं कि जनाब नहीं 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 नहीं, ये 5 तारीख को नहीं हो रहा, बल्कि ये वकूआ जो बयान किया जा रहा है
ये तो जनाब 10 तारीख का वकूआ है, 5 का तो वकूआ ही नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो तजाद पैदा हो गया, उससे ये बात तो वाज़ेह होगी कि या तो मुद्दई झूठ बोल रहा है या गवाहान झूठ बोल रहे हैं। अब जब गवाहान अपने मुद्दई को कोरोबोरेट नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर उसमें डाउट्स पैदा हो गए, और उन डाउट्स का फायदा यह होगा कि ये जो ग्राउंड है, सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फर्दर इंक्वायरी अगर मौजूद हो गई तो फिर जो है वो बेल ले ली जाएगी। अब इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स कोट की जा सकती हैं। तो ये सेक्शन ये कहता है कि जब हमारे पास ये बिलीव करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि जो ऑफेंस है एफआईआर के मुताबिक उसी शख्स ने ही कमिट किया है जिसके ऊपर इल्जाम लगाए, लेकिन जहां पर कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां पर मुद्दई और दीगर जो अपने जो मटेरियल है उसमें कोई कंट्राडिक्शन आ जाता है, या 161 की स्टेटमेंट्स में कंट्राडिक्शन आ जाता है, या मेडिकल की स्टेटमेंट जो है सर्टिफिकेट्स उनमें कंट्राडिक्शन आ जाता है, या दीगर कोई चीज ऐसी आ जाती हैं जहां पर यह चीज वाज़ेह हो जाए कि भाई ये बिलीव करने से पहले हमें सफिशिएंट ग्राउंड जो मौजूद है कि भाई शक है कि शायद ये वकूआ ऐसे ना हुआ हो, शक पैदा हो गया, तो यहां पर जरूरत पड़ेगी हमें फर्दर इंक्वायरी की, और जैसे ही मैटर फर्दर इंक्वायरी में आ जाएगा वैसे ही बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। तो ये सेक्शन 2 है जिसमें इसकी बड़े वजाहत की गई है। अब मिसाल के तौर पर जुर्म हो गया जनाब इसमें मसलन 302 का। अब 302 का जो जुर्म है वो प्रोहिबिटरी क्लास में भी फाइल कर रहा है, उसकी सजा जो है वो 10 साल से ज्यादा भी है। उसके बारे में लिखा हुआ है कि जनाब रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं बिलीव करने के कि उसने ये किया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नहीं आ गई कि जिन्होंने सफिशिएंट ग्राउंड्स पैदा कर दी इस चीज के लिए कि एलिगेशन में जान तो है लेकिन अभी इसमें मजीद इंक्वायरी की जरूरत है। तो जनाब उसमें क्या होगा, बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी, और इसमें हीनियसनेस ऑफ ऑफेंस जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें बहुत सारी ग्राउंड्स हो सकते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर बेल सीख की जाती है। जो आदमी बेल मांगेगा तो वो तो ये सारी कमियां जो एफआईआर के अंदर मौजूद होंगी वो ले आएगा। मिसाल के तौर पर हम कुछ ग्राउंड्स का डिस्कस कर लेते हैं कि जब बेल एप्लीकेशन फाइल करेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि जो तारीख वकूआ है उसमें और एफआईआर के इंदराज में कितना डिले है। जहां डिले आएगा वहां पर डिलिब्रेशन कंसल्टेशन जो है वो साबित हो जाएगी, और ऐसी डिले खसूसन जिसको एक्सप्लेन ना किया गया हो एफआईआर के अंदर वो फेटल है प्रोसिक्यूशन केस के लिए। डिले हो गई, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं दिया जा रहा मिसाल के तौर पर, अब जैसे रात का वकूआ है और वहां पर लाइटिंग मौजूद नहीं है। इसी तरह बहुत सारी दीगर ग्राउंड्स हो सकती हैं, मोटिव है, बहुत सारी दीगर ग्राउंड्स हो सकती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके जो है बेल हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जब मुद्दई जो होगा वो यकीनी तौर पर यह साबित करेगा कि जनाब देख लीजिए कि मेरी जो एफआईआर है वो प्रॉम्प्टली लॉज्ड एफआईआर है। जहां पर एफआईआर प्रॉम्प्टली लॉज होगी वहां पर मुद्दई का केस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है जी। प्रॉम्प्टली लॉज्ड एफआईआर है और इसके मुताबिक स्पेसिफिक रोल्स हैं। 161 की जो स्टेटमेंट्स है गवाहों की, वो मुद्दई का जो स्टैंस है एफआईआर में उसको कोरोबरेट कर रहा है, या फर्ज करें जो मामला है लड़ाई झगड़े का तो उसमें मेडिकल जो हुए मेडिकल भी कोरोबरेट कर रहे हैं एफआईआर के स्टैंस को, रोल स्पेसिफिक दिए हुए हैं। बहुत सारी रीजनिंग आ सकती हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर उसको खारिज किया जाता है, लेकिन जो मेन चीजें हैं इखराज के हवाले से जो मुद्दई को सपोर्ट करेंगी वो यही है कि पहली चीज ये कि एफआईआर जो है वो प्रॉम्प्टली लॉज्ड है और उसके अंदर जो रोल्स हैं वो स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। 161 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोरोबरेट कर रही हैं एफआईआर के जो स्टैंस को उसको। इसके अलावा जो तफ्तीश है वो भी सपोर्ट कर सकती है, या मेडिकल की जो चीजें वो भी सपोर्ट कर सकती हैं। जब ये सारी चीजें मौजूद होती हैं तो फिर जो प्रोसिक्यूशन केस है वो एक कड़े की शक्ल में जुड़ जाता है, जैसे एक चेन होती है, और इस तरह बेल जो है वो खारिज होती है। तो बेल मंजूर कब होगी, जब सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल होंगी, जहां पर शक आ जाएगा और शक के लिए फर्दर इंक्वायरी आ जाएगी, और इस इंक्वायरी के लिए बेल जो है उसको ग्रांट करना पड़ेगा। क्योंकि जब शक आ गया तो मुल्जिम को जेल में रखने का कोई फायदा नहीं। उसकी वजह यह कि अल्टीमेटली अगर मुल्जिम जो है वो बरी हो जाता है तो वो तमाम पीरियड जो उसने जेल के अंदर गुजारा है वो उसका कोई बदल जो है वो नहीं हो सकेगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं डिस्कस कर दूं, कंसिस्टेंसी को।
एक जुर्म है और एक एफआईआर है और उसके अंदर मिसाल के तौर पर 3 लोग जो हैं वो मुल्जिम हैं और इन तीनों में से एक मुल्जिम की जो है बेल ग्रांट हो गई है, जबकि सिमिलर रोल है। तो अब एक दूसरा जो मुल्जिम है या मुल्जिमान है वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बुनियाद के ऊपर बेल सीक कर सकते हैं और सिमिलर रोल के अगर एक मुल्जिम को बेल ग्रांट होगी तो बाकी मुल्जिमान को भी बेल जो है वो ग्रांट हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं बेल अंडर सेक्शन 426 को। किसी शख्स का ट्रायल हुआ, ट्रायल मुकम्मल होने के बाद उसको सजा हो गई। अब जब वो अपील करता है और उसकी अपील में कोई जान मौजूद है, मजबूत केस है, तो फिर ये जो बेल है ये ग्रांट की जा सकती है, सजा को सस्पेंड जो है वो किया जा सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह इसमें जनाब बेल बॉन्ड जमा करवाकर ये बेल भी मिल सकती है। अब बेल अंडर सेक्शन 169 इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस ये समझती है कि जिस मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा है वो मुकदमा इंतहाई कमजोर मुकदमा है और उससे जनाब मुल्जिम का उससे कोई कनेक्शन जो है वो जुड़ नहीं रहा, तो पुलिस के पास ये इख्तियार हासिल है कि जब मुल्जिम उनकी कस्टडी में होगा तो वो उनसे जाती बॉन्ड लेकर भी सेक्शन 169 के तहत जो है उसे बेल ग्रांट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैंसिलेशन ऑफ बेल क्या है। कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है बेसिकली इसको सेक्शन 497 सीआरपीसी डिस्कस करता है। तो इसको मुख्तसर हम यूं कर लेते हैं कि जब कोई बेल ग्रांट हो जाती है तो फिर उसको कैंसिल किस तरह किया जाए। तो 2 चीजें इसके अंदर आ जाएंगी जी। पहली चीज जो इसके अंदर आ जाएगी वो है मिसयूज और दूसरी चीज इसके अंदर आ जाएगी कि जनाब अगेंस्ट लॉ था, जो निचली कोर्ट का ऑर्डर था। तो गुजारिश ये है कि अगर किसी आदमी को कोई बेल जो है वो ग्रांट कर दी गई, ग्रांट की गई किसी भी सेक्शन के तहत, वो 497 में ग्रांट की गई या वो 498 में ग्रांट की गई, यानी प्री अरेस्ट बेल ग्रांट हुई या पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट हुई, जब हम उसकी कैंसिलेशन के लिए जाएंगे तो पहली चीज हमने जो देखनी है खसूसन प्री अरेस्ट बेल के हवाले से वो ये है कि जनाब जिस बंदे को आपने बेल ग्रांट की है वो बंदा तो अगले दिन ही आकर जनाब उसने हमारे बंदों पर फायरिंग कर दी है या उसने फला वक़्वा जो है उसको रिपीट किया है। कोई मुल्जिम जब बेल पर होता है और वो किसी ऑफेंस में शामिल हो जाता है या रेपिटेशन करता है तो फिर हम सेम कोर्ट में जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट की थी उसी कोर्ट में जाकर हम उसकी कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं मिसयूज की बुनियाद पर कि जनाब जो बेल ग्रांट की गई थी उसको इसने मिसयूज किया है तो इसकी बेल को खारिज किया जाए। दूसरी चीज आ जाती है कि जो बेल का जो ऑर्डर है चाहे वो प्री अरेस्ट बेल है चाहे वो पोस्ट अरेस्ट बेल है, ठीक है, ये जाएंगे हम कहां पर, सेम कोर्ट में जिसने ग्रांट किया। अब जहां पर हम ये कहते हैं कि जनाब जो बेल ग्रांटिंग ऑर्डर है वो फैंसीफुल है, उसके अंदर कमी है और उसमें जो है कानून के तकाजों को पूरा नहीं किया गया, बल्कि जो है जज साहब ने बगैर अपने जुडिशियल माइंड को इस्तेमाल करते हुए बेल ग्रांट कर दी है, तो फिर उसके खिलाफ जब जनाब हम जा सकते हैं कहां पर, यानी जो अगेंस्ट लॉ है उसके खिलाफ हम जाएंगे उसके ऊपर वाली कोर्ट पर। मिसाल के तौर पर कोई बेल ग्रांट की है मैजिस्ट्रेट ने तो हम इस पोजीशन में जा सकते हैं सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट ने अगर ग्रांट की है तो हम जा सकते हैं जनाब इसमें हाई कोर्ट में। तो बेल के हवाले से मुख्तसर हमने इन चीजों को डिस्कस किया। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल को डिस्कस किया हमने, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में डिस्कस किया, प्री अरेस्ट को, पोस्ट अरेस्ट को, प्रोटेक्टिव बेल को 426 के तहत और 169 के तहत बेल को डिस्कस किया। फिर हमने कैंसिलेशन ऑफ बेल को भी डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है बेल के हवाले से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो अगर इससे आप पूरा सुनते हैं तो फिर इस पर जो आपके जहन में कमेंट्स हैं वो जरूर करें ताकि आपके कोई इबहाम अभी मौजूद हैं तो इंशाल्लाह उनको भी दूर किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।